नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में विवाह के समय को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विवाह का कारक कौन सा ग्रह होता है। जो पराशरीय ज्योतिष है उसमें शुक्र जो होता है वो विवाह का कारक ग्रह होता है या दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह होता है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो विवाह का कारक होता है उसको हम दारा कारक कहते हैं। दारा कारक वो ग्रह होता है जो कुंडली में सबसे कम डिग्री पर होता है। तो दारा कारक की स्थिति के अनुसार कि कुंडली में दारा कारक ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है उसके आधार पर और कौन सी चरदशा चल रही है उसके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि विवाह का जो समय होगा वो कौन सा होगा। पराशरीय ज्योतिष में जो दशा होती है वो ग्रह की दशा होती है, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दशाएं होती हैं वो राशियों की दशा होती है। अब इसके कुछ मुख्य सूत्र हैं जिसके आधार पर हम विवाह का जो टाइमिंग होता है उसका निर्णय करते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में ये देखते हैं कि जो दारा कारक ग्रह है, अर्थात वो ग्रह जो कुंडली में सबसे कम डिग्री पर है, वो किस राशि में बैठा हुआ है। तो जिस राशि में दारा कारक ग्रह बैठा होगा उस राशि की दशा या अंतरदशा में विवाह हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जिस राशि से 7वें भाव में दारा कारक ग्रह बैठा है, अर्थात दारा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है उससे 7वीं जो राशि है उस राशि की दशा या अंतरदशा में विवाह हो सकता है। अब उदाहरण के लिए जैसे इस मेष लग्न की कुंडली में दारा कारक ग्रह सूर्य बनता है। सूर्य यहाँ पर कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो जब कर्क राशि की दशा या अंतरदशा आएगी उस समय विवाह हो सकता है या रिलेशनशिप भी उस टाइम शुरू हो सकती है। तो एक तो ये हो गया कि दारा कारक ग्रह किस राशि में बैठा है। दूसरा, दारा कारक ग्रह से 7वें भाव में जो राशि है, अर्थात यहाँ से 7वें भाव में मकर राशि है, या ये भी कह सकते हैं कि मकर राशि से 7वें भाव में दारा कारक ग्रह बैठा हुआ है। तो मकर राशि की दशा या अंतरदशा में भी विवाह की संभावना होती है। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि दारा कारक ग्रह की जिन राशियों पर दृष्टि पड़ती है उन राशियों की दशा या अंतरदशा में विवाह की संभावना होती है। तो यहाँ पर सूर्य चूंकि एक चर राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि चर राशि होती है, तो सूर्य यहाँ कर्क राशि में बैठा है। अब जो इसकी दृष्टि होगी वो किन राशियों पर पड़ रही है। दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो जेमिनी दृष्टि की यहाँ बात करेंगे। तो चर राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं वो स्थिर राशियों को देखते हैं, लेकिन जो उसमें निकट की स्थिर राशि है उसको वो ग्रह नहीं देखेगा। जैसे सूर्य यहाँ पर स्थिर राशि सिंह को नहीं देखेगा, जो अन्य स्थिर राशियाँ हैं उनको देखेगा। तो जो अन्य स्थिर राशि हैं वो है वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और वृष राशि। तो सूर्य की यहाँ पर दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, कुंभ राशि पर पड़ रही है और वृष राशि पर पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और वृष राशि की जब दशा या अंतरदशा आएगी उसमें भी विवाह की संभावना होती है। दारा कारक ग्रह कहाँ पर बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसको हम राशि कुंडली में भी देखेंगे और नवमांश कुंडली में भी देखेंगे। तो नवमांश कुंडली में दारा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है या जिस राशि से 7वें भाव में बैठा है
तो उन राशियों की दशा अंतर्दशा में भी विवाह की संभावना होती है। इसी प्रकार नवमांश कुंडली में दृष्टि को भी देखेंगे कि दारा कारक ग्रह नवमांश कुंडली में किन राशियों को देख रहा है, तो उन राशियों की दशा या अंतर्दशा में भी विवाह की संभावना हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या मैरिज फिक्स हो सकती है। अगला मुख्य बिंदु यह है कि दारा कारक ग्रह जिन राशियों का स्वामी है उन राशियों की दशा अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। जैसे सूर्य यहाँ पर दारा कारक ग्रह बन रहा है और सूर्य सिंह राशि का स्वामी बनता है, तो सिंह राशि की जब दशा या अंतर्दशा आएगी उसमें भी विवाह की संभावना होती है। पांचवा जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि राशि कुंडली या नवमांश कुंडली दोनों में से किसी भी कुंडली में जो 7वें भाव में राशि होगी उस राशि की दशा या अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। अब राशि कुंडली में जैसे यहाँ पर 7वें भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि की जब महादशा आएगी या अंतर्दशा होगी उसमें विवाह होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार नवमांश कुंडली में भी हम देखेंगे कि वहाँ 7वें भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि दारा पदा जो ग्रह होगा उसकी दशा या अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। अब दारा पदा किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसकी विधि ये है कि 7वें भाव का जो स्वामी है उसको हम राशि कुंडली में देखेंगे कि वो 7वें भाव से कितने भाव आगे बैठा है। तो यहाँ पर 7वें भाव में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र बनता, तो शुक्र 8वें भाव में बैठा मिलेगा। अब शुक्र जहाँ पर बैठा है वहाँ से फिर हम 8वें भाव को देखेंगे, तो शुक्र से गिनती करने पर 8वां भाव जो होगा वो दारापदा राशि होगी। तो शुक्र से यदि हम गिनती करते हैं तो जो 9वां भाव होगा उसमें जो राशि होगी उस राशि की दशा या अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। तो धनु राशि की जब दशा या अंतर्दशा आएगी उसमें विवाह हो सकता है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि किस राशि की चरदशा या अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। तो दारा कारक सबसे पहले निकाल लेंगे कि दारा कारक ग्रह कौन सा होगा। दारा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा होगा उस राशि की दशा अंतर्दशा में विवाह की संभावना है। इसको D1 चार्ट D9 चार्ट दोनों में देख सकते हैं। दारा कारक ग्रह से 7वें भाव में जो राशि पड़ रही है D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों में देखेंगे, उस राशि की दशा या अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। दारा कारक ग्रह जिन राशियों को देख रहा है उन राशियों की दशा अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। दारा कारक ग्रह जिन राशियों का स्वामी बन रहा है उन राशियों की दशा या अंतर्दशा में भी विवाह हो सकता है। और D1 चार्ट और D9 चार्ट में 7वें भाव में जो राशि है और दारा पदा जिस भाव में पड़ रहा हो उस भाव में जो राशि है उस राशि की चरदशा या अंतर्दशा में विवाह होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार दर्शकों जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो विवाह का टाइमिंग निकालने का सूत्र है बहुत ही सरल है। और यदि हम अन्य विधियों का भी इस्तेमाल करते हैं कि पराशरीय ज्योतिष में भी देखते हैं कि विवाह का टाइमिंग किन दशा या अंतर्दशा में आ रहा है, तो इस प्रकार जो अन्य विधियां हैं उनका प्रयोग करके भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कौन सा टाइमिंग एग्जैक्ट पड़ेगा जिसमें विवाह होने की संभावना होगी या
कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, उसकी भी संभावना होगी। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।